क्या डाइवोर्स के बाद पत्नी को पति की सैलरी का आधा हिस्सा ऑटोमेटिकली मिल जाता है? क्या वर्किंग वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है? क्या पति बेरोजगार हो जाए तो मेंटेनेंस खत्म हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, मेंटेनेंस की कोई फिक्स्ड परसेंटेज होती है या कोर्ट अपनी कैलकुलेशन करती है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को समझेंगे, करंट लॉ, बीएनएसएस सेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ एंड लॉ लैब। आज का टॉपिक है डाइवोर्स और मेंटेनेंस का कानून। तो आखिर मेंटेनेंस होता क्या है? तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मेंटेनेंस का मतलब है किसी व्यक्ति की बेसिक फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर के करंट लॉ में मेंटेनेंस का प्रमुख प्रोविजन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेक्शन 144। इस सेक्शन में वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट मीन्स है और वह अपनी वाइफ, एलिजिबल चाइल्ड या पेरेंट्स को मेंटेन करने से नेग्लेक्ट या रिफ्यूज करता है तो मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस का ऑर्डर दे सकता है। अब सवाल आता है, क्या डाइवोर्स्ड वाइफ भी मेंटेनेंस मांग सकती है? यहां बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। लोग अक्सर कहते हैं अगर डाइवोर्स हो गया तो पत्नी का मेंटेनेंस खत्म, लेकिन कानून को इतना सिंपल तरीके से नहीं समझा जा सकता। बीएनएसएस सेक्शन 144 के फ्रेमवर्क में डाइवोर्स वुमेन के लिए भी प्रोविजन मौजूद है, लेकिन एंटाइटलमेंट फैक्ट्स और एप्लीकेबल लॉ पर डिपेंड करेगी। उदाहरण के लिए सेक्शन 146 में डाइवोर्स वुमेन से संबंधित सिचुएशंस भी स्पेसिफिकली डील की गई है। अगर डाइवोर्स वुमेन रीमैरी करती है या कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस मौजूद है तो मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल या ऑल्टर हो सकता है। इसलिए डिवोर्स यानी ऑटोमेटिक एंड ऑफ एवरी मेंटेनेंस क्लेम नहीं है। क्या हर वाइफ को मेंटेनेंस मिलती है? नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 144 में एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, पति के पास सफिशिएंट मीन्स हो और वह मेंटेनेंस करने से निग्लेक्ट या रिफ्यूज कर रहा हो। इसके अलावा वाइफ की सर्कमस्टेंसेस भी देखी जाती है। सेक्शन 144(4) में कुछ सिचुएशन दी गई है जिनमें वाइफ मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती, जैसे वह अडल्ट्री में लिविंग कर रही है, बिना सफिशिएंट रीजन के हस्बैंड के साथ रहने से रिफ्यूज कर रही है, या दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो रहे हैं या अलग रह रहे हैं। इसलिए यह कहना गलत है पत्नी ने मेंटेनेंस मांग दी तो हस्बैंड को ऑटोमेटिकली पेमेंट करनी ही पड़ेगी। कोर्ट फैक्ट्स देखता है। अब चौथा सवाल यह है कि वर्किंग वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकती है? अब आता है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, अगर पत्नी खुद जॉब करती है तो क्या उसे मेंटेनेंस मिलेगी? इसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। कोर्ट पार्टीज की फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस और वास्तविक नीड्स को देखता है, यानी केवल ये देखना कि वाइफ जॉब करती है या वाइफ जॉब नहीं करती काफी नहीं है। कोर्ट को ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस समझनी होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश वर्सेस नेहा में मेंटेनेंस डिटर्मिनेशन के लिए डिटेल गाइडलाइंस दी। क्या मेंटेनेंस की कोई फिक्स्ड परसेंटेज है? अब ये एक बहुत वायरल मिसकंसेप्शन है। कोर्ट हमेशा हस्बैंड की सैलरी का 25% मेंटेनेंस देता है या पत्नी को सैलरी का 50% मिलेगा। ऐसा कोई यूनिवर्सल फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। मेंटेनेंस अमाउंट केस टू केस वैरी कर सकती है। कोर्ट को पार्टीज की फाइनेंशियल पोजीशन, नीड्स, लायबिलिटीज और अन्य रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस देखनी पड़ती है।
सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा में मेंटेनेंस की क्वांटम तय करने के लिए कई फैक्टर्स कंसीडर करने की बात कही है। इसलिए अगर किसी वीडियो में कोई कह रहा है मेंटेनेंस हमेशा सैलरी का एग्जैक्टली 25% होती है, तो सावधान रहिए, यह यूनिवर्सल लीगल रूल नहीं है। अब कोर्ट किन चीजों को देख सकता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट के रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट में मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स को यूनिफॉर्म बनाने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई है। इनमें पार्टीज की फाइनेंशियल स्थिति और डिस्क्लोजर को महत्व दिया गया है। कोर्ट के सामने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे इनकम, एसेट्स, लायबिलिटीज, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पार्टीज की सर्कमस्टेंसेस, बच्चों की ज़रूरतें, लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से संबंधित सर्कमस्टेंसेस और अनरिलेवेंट फैक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की व्यवस्था के संबंध में भी डायरेक्शन दी थी। अगर हस्बैंड अपनी इनकम छुपाए तो, अब मान लीजिए हस्बैंड कहता है मेरी इनकम सिर्फ 20,000 है, लेकिन वाइफ कहती है यह असल में 80,000 कमाता है, तो क्या होगा? कोर्ट अवेलेबल एविडेंस और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को एग्जामिन कर सकता है। इसलिए इनकम डिस्क्लोजर मेंटेनेंस केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट का एक बड़ा उद्देश्य यही था कि कोर्ट्स को पार्टीज की फाइनेंशियल पोजीशन समझने के लिए स्ट्रक्चर्ड डिस्क्लोजर मिले। अब सवाल आते हैं बच्चों का मेंटेनेंस। मेंटेनेंस सिर्फ वाइफ तक लिमिटेड नहीं है। बीएनएसएस सेक्शन 144 में बच्चों के लिए भी प्रोविजन है। अगर एलिजिबल चाइल्ड खुद को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है और स्टैच्यूटरी कंडीशन पूरी होती है, तो मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जा सकता है। इसीलिए डिवोर्स के बाद सबसे बड़ा सवाल सिर्फ वाइफ को कितना मिलेगा नहीं होता, बल्कि चिल्ड्रन के एजुकेशन, फूड, मेडिकल नीड्स और ओवरऑल वेलफेयर कैसे मेंटेन होगी, यह भी महत्वपूर्ण कंसिडरेशन है। अब आता है इंटरिम मेंटेनेंस क्या है। अब समझिए, इंटरिम मेंटेनेंस है फाइनल केस डिसाइड होने में समय लग सकता है। इस दौरान एलिजिबल एप्लीकेंट को प्रोसीडिंग्स के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। बीएनएसएस सेक्शन 144 मेंटेनेंस के साथ इंटरिम मेंटेनेंस और प्रोसीडिंग्स के एक्सपेंसेस का भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, यानी फाइनल डिसीजन आने तक भी फाइनेंशियल रिलीफ का क्वेश्चन उठ सकता है। क्या मेंटेनेंस अमाउंट बाद में बदल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। मान लीजिए आज हस्बैंड की इनकम 50,000 है, कुछ समय बाद उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस सब्सटेंशियली चेंज हो जाती है या वाइफ की सर्कमस्टेंसेस बदल जाती है, तो क्या पुराना मेंटेनेंस अमाउंट हमेशा सेम रहेगा? ये जरूरी नहीं है। बीएनएसएस सेक्शन 146 ऑल्टरेशन इन अलायंस के तहत सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस होने पर मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस में ऑल्टरेशन कर सकता है। इसलिए मेंटेनेंस कोई हमेशा के लिए फ्रोजन अमाउंट नहीं है। फिर मेंटेनेंस बंद कब हो सकती है? सेक्शन 146 में डाइवर्स वुमेन से संबंधित स्पेसिफिक सिचुएशन भी है। उदाहरण के लिए, अगर डाइवर्स वुमेन बाद में रीमैरी करती है तो सेक्शन में मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल करने का प्रोविजन है। इसके अलावा सेक्शन में डिवोर्स के बाद कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल करने की सिचुएशन भी दी गई है। इसीलिए मेंटेनेंस का पूरा लीगल पिक्चर फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। अब कोर्ट में एप्लीकेशन कहां की जा सकती है? तो बीएनएसएस सेक्शन 145 प्रोसीजर बताता है। प्रोसीडिंग्स सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में उन डिस्ट्रिक्ट में भी लाई जा सकती है जहां हस्बैंड रहता है, वाइफ रहती है, पार्टीज लास्ट साथ रहते थे या फादर या मदर रिसाइड्स करते हैं, यानी जुरिस्डिक्शन भी
कानून में स्पेसिफिकली एड्रेस्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जजमेंट। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट केस पर, रजनेश वर्सेस नेहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 4 नवंबर 2020। यह जजमेंट मेंटेनेंस केसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में कंसिस्टेंसी लाने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस दी। कोर्ट ने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, इंटरिम मेंटेनेंस, क्वांटम, ओवरलैपिंग, मेंटेनेंस क्लेम और एनफोर्समेंट जैसे मुद्दों पर डायरेक्शन दी। सबसे यूजफुल पॉइंट, मेंटेनेंस तय करते समय कोर्ट को रिलेवेंट फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को प्रॉपरली कंसिडर करना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल की मंथली इनकम 1 लाख है, उसकी वाइफ अलग रह रही है और मेंटेनेंस क्लेम करती है, उसका एक बच्चा भी है। अब यह मत सोचिए कि 1 लाख है तो ऑटोमेटिकली 25,000 मेंटेनेंस, नहीं। कोर्ट फैक्ट्स देखेगा, जैसे राहुल की एक्चुअल इनकम क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, चाइल्ड की एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस कितनी है, वाइफ की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वाइफ की अपनी इनकम है, पार्टीज की ओवरऑल फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस क्या है और अन्य रिलेवेंट फैक्टर्स क्या है। इन सब को कंसिडर करके कोर्ट अप्रोप्रिएट अमाउंट डिटरमाइन कर सकता है। इसलिए मेंटेनेंस यानी फिक्स्ड परसेंटेज ये नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिथ पे। पहला मिथ है डाइवर्स होते ही मेंटेनेंस खत्म, हमेशा नहीं। दूसरा मिथ, वर्किंग वाइफ को मेंटेनेंस कभी नहीं मिलती, ऐसा ब्लैंकेट रूल नहीं है। तीसरा मिथ, मेंटेनेंस हमेशा सैलरी का 25% होती है, कोई यूनिवर्सल फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है। चौथा मिथ, पति बेरोजगार है तो केस खत्म, सिर्फ बेरोजगारी बोल देना हमेशा सफिशिएंट आंसर नहीं है, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं। पांचवा मिथ, मेंटेनेंस मिलना मतलब हस्बैंड गिल्टी है, नहीं। मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल गिल्ट एक ही चीज नहीं है। तो दोस्तों आज हमने समझा बीएनएसएस सेक्शन 144 मेंटेनेंस का मुख्य प्रोविजन, सेक्शन 145 उसका प्रोसीजर बताता है, सेक्शन 146 सर्कमस्टेंसेस बदलने पर ऑल्टरेशन, सेक्शन 147 एनफोर्समेंट के बारे में बताता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रजनेश वर्सेस नेहा। सबसे जरूरी बात याद रखिए, मेंटेनेंस कोई ऑटोमेटिक सैलरी परसेंटेज नहीं है। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं और कोर्ट रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस देखकर डिसीजन करता है। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए जिसमें हम सिर्फ कानून की बातें नहीं बल्कि सेक्शन, जजमेंट और रियल लाइफ एग्जाम्पल तीनों को साथ में समझें, तो लाइफ एंड लॉ लैब को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक के साथ। तब तक कानून जानिए, अपने राइट्स पहचानिए। जय हिंद।